नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। रोहित के पैलेस में रिया अपने रूम में बैठी हुई सभी को कहती है कि मुझे अपने डैड के बर्थडे पे बहुत ही स्पेशल तरीके से उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। रिया की बात को सुनकर अब सभी ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो सभी रिया को अलग अलग अपने अपने आइडिया देने लग जाते हैं कि वो रोहित के बर्थडे पर क्या क्या प्लान कर सकते हैं। यहाँ रिया भी सभी को की ही बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। रिया को जिसका भी आइडिया पसंद आ रहा था उसको वो नोट कर रही थी। उसके बाद वो कुछ सोचने लग जाती है कि उसे सच में इस आइडिया पर काम करना चाहिए या नहीं। देखते ही देखते ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं कि इन 5 दिनों में सभी ही की जिंदगी कुछ हद तक अब काफी ही बदल गई थी। इधर किंग के पैलेस में किंग और अनिका ने अब तक उस एक्सपेरिमेंट को लगभग पूरा कर ही लिया था। वो उसके लास्ट स्टेज पर था जहां अनिका भी बड़े ही ध्यान से उस एक्सपेरिमेंट को होता हुआ देख रही थी। तभी किंग ने अनिका से कहा कि ये बन चुका है। किंग की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये अभी बन चुका है। अनिका ने देखा तो किंग ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कितना ही ट्रिकी था और अब तक अनिका भी समझ गई थी कि इस ड्रग के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि किंग ने 90% से भी ज्यादा आयुर्वेदिक चीजों को यूज किया हुआ था। कि तभी अनिका के कानों में फिर से किंग की आवाज आती है, उन खाली बोतलों को दो, हमें इसे उन बोतलों में फिल करना है। किंग के कहे अनुसार अब जल्दी से अनिका अब किंग को वो खाली बोतलें देना शुरू कर देती है। उसने अब उस बोतल को किंग के सामने रख दिया। यहाँ किंग अब उस लिक्विड को उन बोतलों में डाल रहे थे। अब तक 6 डोज बनकर रेडी हो गया था। किंग अब अनिका की तरफ देखते हैं और फिर वो अनिका से कहते हैं वो इंजेक्शन दो। अनिका भी अब सामने रखा हुआ वो इंजेक्शन किंग को दे देती है, जो पहले से ही किंग ने वहां पर रखा हुआ था। किंग अब एक बोतल को अपने हाथ में उठाते हैं और फिर वो अनिका से कहते हैं कि ये बाकी 5 उस कोल्ड स्टोरेज बॉक्स में रख दो। अनिका अब तक खुद भी हैरान थी, क्योंकि अनिका भी जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को करती थी तो वो भी बड़े ही ध्यान से उस एक्सपेरिमेंट को करती थी, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता था कि उन्हें पहली ही बार में उसमें सक्सेस मिल जाए। यहाँ पर किंग ने जिस एक्सपेरिमेंट को किया था उस पे हालांकि अनिका को भी डाउट हो रहा था, इसलिए ही शायद उसने किंग को कह दिया था कि मुझे तो नहीं लगता कि ये अभी भी पूरा हुआ है, क्योंकि अनिका को अभी भी लग रहा था कि इसमें शायद कुछ ना कुछ तो कमी जरूर है। लेकिन फिर वो किंग के एक्सपीरियंस को देखकर अब अपने आप को ही समझाती है कि क्योंकि किंग ने वहां पर 90% जड़ी बूटियों को यूज किया था, इसलिए अनिका अपने मन में अब तसल्ली करती है कि शायद ये सारा का सारा जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इसलिए शायद अब इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अब वो किंग के कहे अनुसार अब उसे धीरे धीरे बोतलों में भरवाती है। अब किंग अनिका की तरफ देखकर कहता है कि अनिका तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है, अब जाकर आराम करो, क्योंकि तुम्हें अब आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हें काफी दिन हो गए हैं मेरे साथ इस एक्सपेरिमेंट पर लगे हुए। ये कहते हुए ही किंग अब अपनी लैब से बाहर निकल आते हैं तो अनिका भी अब तक उन बोतल को कोल्ड स्टोरेज बॉक्स में रख देती है और फिर वो भी कुछ देर के बाद अब लैब से बाहर निकल आती है। अनिका जब लैब से बाहर निकल कर आती है तो वो देखती है कि किंग स्टैचू को कुछ कह रहे थे। स्टैचू भी अब किंग को उसके कहे अनुसार ओके बोल देती है। किंग अब स्टैचू को इंस्ट्रक्शन देकर अपने रूम की विंडो के पास चले जाते हैं। यहाँ अनिका भी अब तक किंग के रूम से अपने रूम की तरफ चली जाती है, तो वहीं अब वो स्टैचू भी अनिका के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ जाने लगती है। अनिका जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो तभी अनिका को अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तब अनिका पीछे मुड़ के देखती है तो अनिका को पता चलता है कि स्टैचू भी खुद उसके पीछे पीछे ही आ रही है। तो अनिका ने अब आश्चर्य से उस स्टैचू से पूछा, क्या हुआ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? अनिका के इस सवाल पर अब स्टैचू कहती है कि पहले जल्दी से अंदर चलिए, मैं फिर आपको बताती हूँ अंदर चल के कि क्या हुआ है।
अनिका भी अब उस स्टैचू के साथ अब जल्दी से अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि अनिका को एक पल के लिए तो सरप्राइज होती है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी कि स्टैचू उसे अंदर कमरे में चलने के लिए कह रही है। वो उसे यहाँ पर भी तो बता सकती है। अब वो अंदर कमरे में जाने के बाद अब वो स्टैचू कहती है कि मुझे आपको इस ड्रग को लगाना है, इट्स अ रेड लिक्विड। स्टैचू की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ये लिक्विड रेड जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारी ही जड़ी बूटियों का यूज किया गया है। अनिका की इस बात पर स्टैचू कहती है कि क्या मैं आपको इसे इंजेक्ट कर दूं, अगर आपकी परमिशन हो तो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि ये मेरे लिए ही बना हुआ है, तो तुम कर सकती हो इसे मेरी बॉडी में इंजेक्ट। ये कहते हुए अनिका अपने बेड पर चुपचाप जाकर लेट जाती है, क्योंकि अनिका भी अब इस इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट खुद करवाना चाहती थी, क्योंकि अनिका ने खुद किंग के साथ खड़े होकर इसे लिक्विड को किंग के साथ बनवाया था। तो यहाँ स्टैचू भी अब उस रेड लिक्विड को इंजेक्शन में भर लेती है और फिर अनिका के पीछे जाकर उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देती है गले के पीछे। कुछ ही देर में अब अनिका गहरी नींद में सो जाती है। यहाँ स्टैचू को जब यकीन हो जाता है कि उसकी अनिका मैडम अब पूरी तरह से सो चुकी हैं, तो वो अब अनिका के रूम को आराम से बंद करके किंग के कमरे की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में अब वो स्टैचू किंग के रूम में आ जाती है, तो वो देखती है कि किंग अपने रूम की विंडो के पास अभी भी वैसे के वैसे ही खड़े हुए थे जैसे वो उन्हें यहाँ पर छोड़कर गई थी। अब किंग के पास आकर अब उस स्टैचू ने कहा, किंग आप हमारी क्वीन की टेंशन मत लीजिए, अब तो वो हमारे युवराज के पैलेस में है और उनके साथ तो वो अब बिल्कुल सेफ ही है। स्टैचू की बात को सुनकर अब किंग ने कहा कि बात उसकी सेफ्टी की नहीं है, बात यह है कि आखिर उस दिन हम जीत कर भी हार कैसे गए, मैं बस अभी उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। और वो कौन थी जिसने पीछे से आयशा पर गोली चलाई थी। किंग अभी यहाँ पर उन्हीं 30 साल पहले वाली पुरानी बात को ही अभी भी सोच रहे थे। अब किंग कहते हैं, पता नहीं आयशा को भी क्या जरूरत थी अपने रूम से बाहर आने की। उसे क्या लगा था कि क्या सावित्री खुद को बचा नहीं पाती। अरे उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कैसे इतने सालों तक आयशा को उसने उस अक्षय वर्मा के आदमियों से कैसे बचाया था, क्योंकि सावित्री एक बेहतरीन फाइटर है जिसे खुद हमने ही ट्रेंड किया हुआ है। वो बस आयशा के सामने एक केयरटेकर बनकर रहती है, वरना सावित्री को यहाँ से ट्रेंड करके खुद मैंने ही उसे आयशा के पास भेजा था। एक काम करो, सावित्री को फोन लगाओ और उसे पूछो कि आयशा अब कैसी है। सालों बाद वो इस वक्त ऐसे ही इस पेरिस में आई है। मुझे उसकी टेंशन हो रही है कि यहाँ पर बस सब कुछ ठीक हो। किंग की बात को सुनकर अब वो स्टैचू अब सावित्री को फोन लगाती है, तो कुछ देर की रिंग के बजने के बाद भी जब सावित्री ने फोन कट कर दिया। ये देखकर अब स्टैचू किंग से कहती है कि वो मेरा फोन सावित्री ने कट कर दिया है। स्टैचू की बात को सुनकर अब किंग ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे युवराज उनके आसपास ही होंगे, इसलिए उसने तुम्हारे फोन को कट कर दिया होगा। ये कहते हुए ही अब किंग भी अपने सामने बैठी हुई पंछी की तरफ देखने लगता है और आंखों ही आंखों में अब वो उस पंछी को कोई मैसेज दे देता है और वो कहता है कि जाओ जाकर पता लगाओ कि आयशा कैसी है। किंग की बात को सुनकर अब वो पंछी भी किंग के आदेश अनुसार अब उड़ने लगता है। यहाँ किंग अपने मन में ही यही सोच रहे थे कि भले ही अनिका को अपनी माँ पर पूरी तरह से भरोसा हो, लेकिन फिर भी मुझे आयशा की टेंशन हो रही है, क्योंकि उस स्वाति मल्होत्रा पर मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। भले ही मैं जानता हूँ कि इस वक्त आयशा युवराज के पैलेस में है, जहाँ तो कोई भी नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ किंग अपने ही पैलेस में इसी सोच में था। वहीं दूसरी तरफ वहाँ रोहित और स्वाति दोनों ही आयशा को ही चेक कर रहे थे कि तभी वहां पर रोहित आ जाता है और वो स्वाति से कहता है कि इन्हें होश कब आएगा। माँ, क्या आप बता सकती हो कि इन्हें होश में आने में अभी कितना वक्त और लगेगा। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि रोहित तुम चिंता मत करो, जल्द ही आयशा को होश आ जाएगा, अब ये खतरे से बाहर है। मैंने उसी वक्त आयशा को इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिया था और जख्म भी अब ज्यादा गहरा नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब स्वाति कहती है कि क्या तुम्हारे इस पैलेस के बारे में अनिका जानती है।
स्वाति के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि नहीं, वो कुछ नहीं जानती है इस पैलेस के बारे में, मैंने कुछ नहीं बताया है। यहाँ रोहित और स्वाति बात ही कर रहे थे कि तभी कोई उनके कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। ये देखकर तो स्वाति अब बाथरूम में चली जाती है और रोहित उस रूम के दरवाजे को अब खोलता है और देखता है कि आखिर कौन है। जब रोहित दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि सामने चिराग और अब्दुल दोनों ही थे। रोहित ने अब दोनों से ही कहा कि यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलो, यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है। ये कहते हुए ही रोहित उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो तीनों ही एलिवेटर से उस फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर किसी और का आना वर्जित था। उस फ्लोर पर जाने के बाद रोहित अपने रूम में चला गया और रोहित के पीछे पीछे चिराग और अब्दुल, वो दोनों भी रोहित के पीछे पीछे ही उसके रूम की तरफ बढ़ गए। अब्दुल ने अब रोहित से कहा, किंग, क्या हम आयशा मैडम को यहाँ से वापस मारवा हाउस शिफ्ट कर दें? अब्दुल की इस बात पर अब रोहित कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। रोहित के इस सवाल पर अब अब्दुल फिर से कहता है, बॉस, वहाँ मारवा हाउस में सब आयशा मैम को ढूंढेंगे तो फिर क्या कैसा रहेगा? क्योंकि जब वो वहां पर आयशा मैम को ढूंढेंगे और अगर वहां पर आयशा मैम नहीं मिली तो वहां पर तो बवाल मच जाएगा। अब्दुल की इस बात पर अब रोहित चिराग की तरफ देखता है तो चिराग कहता है कि बॉस, वहां पर मारवा हाउस में आयशा मैम के क्लोन हैं तो किसी को भी वहां पर शक नहीं होगा, क्योंकि आपके कहे अनुसार हमने पहले ही सारा बंदोबस्त कर दिया था। मारवा हाउस में इस वक्त आयशा मैम बनकर जो क्लोन है वो कौन है? चिराग की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। रोहित के इस रिएक्शन पर अब अब्दुल फिर से कहता है कि बॉस, क्या अब हम उसे पैलेस में जाएं जहां पर बच्चे हैं, या हम यहीं पर ही रुक जाएं अभी? अब्दुल की इस बात को सुनकर रोहित कहता है कि अभी तुम दोनों वहां जाओ, तुम दोनों की जरूरत वहां भी है और यहाँ अब सावित्री संभाल लेगी। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग फिर से कहता है कि बॉस, क्या हम आयशा मैम को वहां शिफ्ट नहीं कर सकते? चिराग के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि एक बार माँ को होश आ जाए, बस फिर वहां अनिका सब संभाल लेगी। रोहित की इस बात सुनकर अब चिराग कहता है कि बॉस, हम आयशा मैडम को ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रख सकते, ये खतरे से खाली नहीं है, वरना उन्हें आपके किंग होने पर भी तो शक हो सकता है अगर उसे ज्यादा समय तक यहाँ पर रखा गया तो। चिराग की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, यहाँ सावित्री सब संभाल लेगी, मुझे उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा है और मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ से अब उस पैलेस के लिए जल्द से जल्द निकलना होगा। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग और अब्दुल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो दोनों ही रोहित के रूम से निकल जाते हैं। यह रोहित भी अब तक अपने रूम से विंडो के पास जाकर यही सोच रहा था कि आखिर सावित्री कौन है। इतने सालों से माँ की केयर टेकर है, पर मुझे तो कल ही पता चला है कि वो एक इतनी अच्छी फाइटर भी है। अगर मैंने कल उसकी फाइटिंग स्किल्स को नहीं देखा होता तो शायद मैं आज तक इसी भ्रम में रहता कि वो सिर्फ उसकी माँ के लिए केयर टेकर है। लेकिन अगर सावित्री इतनी ही अच्छी फाइटर है तो उसने तब माँ को क्यों नहीं बचाया था जब अक्षय वर्मा ने माँ को अपने क्रूज शिप में किडनैप किया था? वो तो वहां माँ के साथ ही थी ना। कौन है ये सावित्री? एक नॉर्मल केयर टेकर है या फिर कुछ और है? मुझे इसके बारे में जानना ही होगा। यहाँ रोहित अपने ही ख्यालों में था कि तभी रोहित के फोन पर अब स्वाति मल्होत्रा का फोन आता है। स्वाति मल्होत्रा के फोन को देखकर अब रोहित जल्दी से एक उम्मीद के साथ उस फोन को उठाकर कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि आयशा को होश आ रहा है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें और मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसको होश आ रहा है तो वो पता नहीं हम दोनों को यहाँ पर देख के क्या ही सोचेगी। मैंने एक पेपर पर प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है और मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में आयशा बिल्कुल से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो तुम चाहो तो या तो आयशा को वापस मारवा हाउस में छोड़ दो या फिर उसे सबके साथ मेरे पैलेस ले जाओ, जैसे ही तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो। स्वाति की ये बात सुनकर तो अब रोहित कहता है कि अभी अभी ही माँ को किडनैप करने की कोशिश की गई है और उन पर अटैक भी हुआ है। क्या ऐसे में उन्हें मारवा हाउस में वापस ले जाना सही होगा? आप क्या कहती हैं इसके बारे में? रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा फिर से कहती है कि ठीक है, चिराग और अब्दुल से कहना कि 2 से 3 दिन बाद वो दोनों आयशा को और सावित्री को यहाँ से वहाँ ले जाएं।
स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित भी कहता है कि क्या मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, क्या मैं कुछ देर और माँ के साथ यहाँ नहीं रुक सकता। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति फिर से कहती है कि अगर कुछ ठीक रहा तो हम सब शायद जिंदगी भर साथ में ही रहेंगे। और हाँ, मैंने यहाँ पर बेसमेंट में उन बच्चों को भी चेक कर लिया है जिन्हें तुम्हारे आदमी यहाँ पर लेकर आए थे, वो सब भी अब पूरी तरह से ठीक है। यहाँ पर स्वाति की इस बात पर अब रोहित कहता है कि ठीक है, आप नीचे पहुंचिए, मैं सावित्री को सब कुछ समझा कर आता हूँ। रोहित की इस बात पर अब स्वाति कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार नीचे ही करूंगी। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अपना फोन कट कर देती है। तो वहीं रोहित ने भी अपना किंग का मास्क लगाया हुआ था और फिर वो सावित्री को जो रूम उसने अलॉट किया था वो वहां पर जाकर अब उस रूम के दरवाजे को नॉक करता है। कुछ देर के बाद जब सावित्री दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने उसके रोहित सर हैं। रोहित को देखकर अब सावित्री कहती है कि अरे रोहित बाबा, यहाँ आपने मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया यहाँ पर आने का। सावित्री की इस बात पर अब रोहित कहता है कि माँ अब ठीक है और 2 से 3 दिन बाद चिराग और अब्दुल यहाँ आकर आप दोनों को यहाँ से कहीं और ले जाएंगे, तो आप और माँ उनके साथ चले जाइएगा। और हाँ, मैंने यहाँ सैफ को भी बोल दिया है, उसे माँ के लिए क्या क्या बनाना है और आपके लिए क्या क्या बनाना है, आप उसे भी देख लीजिएगा। रोहित की ये बात सुनकर तो अब सावित्री कहती है कि रोहित बाबा, आपको क्या जरूरत थी सैफ को बोलने की, इतने सालों से तो मैं ही मैडम के लिए खाना बना रही हूँ, ना तो मैं अभी भी बनाती ही जा रही हूँ ना। सावित्री की ये बात सुनकर तो रोहित कहता है कि इस वक्त आप सिर्फ माँ का ख्याल रखिए, खाना सैफ पर छोड़ देते हैं, और हाँ, किसी भी चीज की अगर जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। रोहित की ये बात सुनकर अब सावित्री कहती है कि ठीक है रोहित बाबा। सावित्री को सारी ही बातें समझाकर अब रोहित भी वहां से अब सीधा ही एलिवेटर से बेसमेंट की तरफ निकल जाता है, जहां पर स्वाति मल्होत्रा उसका इंतजार पहले से ही कर रही थी। अब तक रोहित भी वहां आ गया था। स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ही अब जल्दी से स्वाति की इनविजिबल कार में बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों ही स्वाति की गुफा की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ चिराग और अब्दुल अभी पहले से पहुंचने ही वाले थे कि तभी चिराग के फोन में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। चिराग जब अपने उस फोन को निकाल कर देखता है तो ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि रिया का था, जिसमें रिया ने चिराग को एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी हुई थी और लास्ट में कहा था कि आप आते वक्त ये सारी ही चीजें लेकर आइएगा। चिराग अंकल रिया के इस मैसेज पर चिराग एक थम्स अप का इमोजी सेंड कर देता है, जिसका मतलब कि रिया को वो सारी चीजें उसे मिल जाएंगी। और फिर अब वो अब्दुल से कहता है कि आगे गाड़ी को एक शॉप पर रोक देना। चिराग की बात को सुनकर अब अब्दुल भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। यहाँ एक बिल्डिंग में राजीव गुलेरिया अभी भी एक गहरी सोच में था कि आखिर अब तक राजलक्ष्मी ने उसे उस डीएनए टेस्ट का सच क्यों नहीं बताया। कि तभी राजीव गुलेरिया देखता है कि उसके फोन पर बड़ी रानी के भाई का फोन आ रहा था। राजीव गुलेरिया अब जल्दी से उस फोन को उठाते हैं और हेलो बोलते हैं। राजीव गुलेरिया ने जैसे ही हेलो बोला तो तभी बड़ी रानी के भाई ने कहा, तुम अभी रुको, मैं शीला को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। ये कहते हुए ही बड़ी रानी के भाई अब शीला मौसी को भी राजीव गुलेरिया के साथ कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं। वो वहां उन्हीं को कॉन्फ्रेंस में लेते हुए उन्हें कॉल लगा देते हैं। कुछ देर के बाद शीला मौसी भी फोन उठा लेती है और वो हेलो कहती है। तो शीला की आवाज को सुनकर अब राजीव गुलेरिया भी कहता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें वो गोली चलाने की। तुम भूल गई थी क्या हमारा मकसद आयशा मारवा को किडनैप करना था, उसे जान से मारना नहीं था। राजीव गुलेरिया की बात को सुनकर अब शीला कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं था कि कैसे वो तुम्हारे आदमियों पर भारी पड़ रहे थे। अरे मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे लोग मारवा हाउस को सिक्योरिटी दे रहे थे। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि अभी मारवा हाउस में अभी भी इतनी सिक्योरिटी होगी। अरे ऐसा लग रहा था कि मानो 10 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पर आ रहे हों आयशा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तुम मुझे क्या सुना रहे हो? कौन सा मेरी गोली आयशा को लग गई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किशन से मारवा हाउस फोन करवाया था, तो वहां के एक सर्वेंट ने फोन उठाया था।
सर्वेंट ने फोन उठाकर कहा था कि घर के सभी लोग अभी आयशा मैडम के साथ ही हैं। शीला की ये बात सुनकर तो बड़ी रानी के भाई कहते हैं कि तुम्हारी पूरी ही प्लानिंग फ्लॉप हो गई। अरे हमसे अच्छा तो उस अक्षय वर्मा ने वो अक्षय वर्मा ने आयशा मारवा को किडनैप तो किया था। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर तो अब राजीव गुलेरिया फिर से कहता है कि एक बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि इतने सारे लोग हमारे आदमियों का जवाब देने वहां पर कहां से आ गए एकदम से। क्या वो पहले से जानते थे कि हम मारवा हाउस में पर अटैक होने वाला है? राजीव गुलेरिया की इस बात को दोनों लोग ही सुनकर एकदम से खामोश थे कि तभी बड़ी रानी के भाई कहते हैं कि राजीव गुलेरिया, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। मैंने सारी ही फॉर्मेलिटीज को पूरा करवा दिया है। ये सुनकर तो अब राजीव कहता है कि बहुत अच्छा है, अब मैं वहां पर रोहित मारवा पर भी नजर रख सकता हूँ और देखना तुम कि मैं कैसे उसे बोटनी डिपार्टमेंट के एचओडी के पोस्ट से उसकी एचओडी के डिपार्टमेंट की एचओडी का पोस्ट उससे छीनता हूँ। तुम्हें कॉलेज रूल्स तो पता ही है ना। ये कहते हुए ही अब राजीव हंसने लगता है क्योंकि उसने रोहित मारवा को यहाँ पर कॉलेज की उस एचओडी की पोस्ट से हटाने का अच्छा खासा प्लान बनाया हुआ था। राजीव की ये बात सुनकर तो अब शीला कहती है कि देखो, मुझे यहाँ शायद कुछ दिन और रहना पड़ सकता है, तब तक तुम सब वहाँ पर संभाल लो। मैं देखती हूँ कि इस बार आयशा मारवा को हम किडनैप कर ही लें और उसने किंग से उसके बारे में भी पता लगा लें। शीला की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है कि इस बार ध्यान से पिछली बार की तरह कोई भी गलती मत करना। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर तो अब शीला कहती है कि तुम अपना देखो, मेरे काम में कुछ भी बोलने से पहले ये याद कर लेना कि तब तक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने तुम्हारे किसी भी प्लान को सक्सेस नहीं होने दिया। ये कहते हुए ही शीला अब राजीव गुलेरिया को उसी की औकात याद दिला देती है। ये कहने के बाद शीला अब अपने फोन को कट कर देती है। यहाँ राजीव गुलेरिया बड़ी रानी के भाई से कहता है कि देखा तुमने, इसका एटीट्यूड अभी भी वैसा का वैसा ही है। क्या बोल के गई है मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसने इसे इतनी छूट क्यों दे रखी है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर बड़ी रानी का भाई कहता है कि तुम इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकते हो कि उसके दिमाग की ताकत को तुम जानते ही हो ना, कि आज तक शीला कभी किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन पीछे से ही उसने इस ग्रुप को बड़े ही अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। इस बात को तो तुम तो क्या, मैं भी नहीं नकार सकता हूँ। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर तो अब राजीव गुलेरिया कहता है कि ठीक है, तुम मुझे कॉलेज का मेरा आईडी कार्ड दे देना। ये कहते हुए ही राजीव अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वो अपने फोन से एक नंबर डायल कर देता है। दरअसल जब किंग वहां पर अनिका से उसके कमरे में जाने के बाद जब अपनी विंडो के पास खड़ा होकर सोच रहा था, तो वो बस यही सोच रहा था कि यहाँ पर आयशा मारवा के ऊपर मारवा हाउस में हमला हुआ है और उस हमले में आयशा मारवा को किसी ने पीछे से गोली मारी थी। किंग इसी बात के बारे में सोच रहा था। दरअसल वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि वो शीला मौसी ने आयशा मारवा के ऊपर गोली चलाई थी और उसी गोली का ट्रीटमेंट यहाँ पर पेरिस में स्वाति मल्होत्रा और रोहित दोनों ही आयशा मारवा का कर रहे थे। कुछ ही देर में किंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज, कुछ ही देर की रिंग के बाद जब वो सामने से आवाज आई तो राजीव गुलेरिया ने कहा कि और कितना वक्त लगेगा, उसके एक डीएनए का परसेंटेज तो ही मैच करना था, तो इस काम में राजलक्ष्मी को इतना वक्त क्यों लग रहा है। दरअसल राजीव गुलेरिया ये फोन अपने भाई को करते हैं। आरजी की इस बात को सुनकर सामने से आवाज आती है कि भाई आप फोन पर ही रहिए, मैं आपके सामने ही उससे पूछता हूँ, लेकिन आपको शांत रहना होगा, आपको फोन पर कुछ भी नहीं कहना। ये सुनकर राजीव गुलेरिया कहता है कि ठीक है तुम जल्दी करो। ओमकार के पापा ने अब अपने फोन से राजलक्ष्मी को फोन लगाया। कुछ देर की रिंग के बाद राजलक्ष्मी ने अपना फोन उठाया तो ओमकार के पापा ने कहा कि बेटा, क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या वो हो गया है। ओमकार के पापा का ये सवाल सुनकर तो राजलक्ष्मी कहती है कि देखिए चाचा जी, मैंने उस रिपोर्ट को डीपली एनालाइज किया है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर अब ओमकार के पापा कहते हैं तो उसका क्या रिजल्ट है। अब सामने वाले का ये सवाल सुनकर राजलक्ष्मी कहती है कि पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे पता चला है कि देयर इज अ स्लाइट चेंज के वो दोनों आपस में बाप बेटे हैं, लेकिन मैं इस बात को पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि वो दोनों बाप बेटे हैं।
क्योंकि जिस वक्त की ये रिपोर्ट है उस बच्चे के डीएनए में काफ़ी चेंज आए हैं और उसके डीएनए में काफ़ी चेंज आए हैं और उसकी सिर्फ दो ही वजह हो सकती है। या तो उस बच्चे का आईक्यू बहुत ही स्ट्रोंग है जिसकी वजह से उसके जीन्स तेजी से बदल रहे हैं, या तो फिर उस बच्चे को कोई जेनेटिक ड्रग दिया गया होगा जिसकी वजह से उसके जेनेटिक चेंज हो गए हैं। मैंने ऐसे केसेस को कई बार स्टडी में किया है कि जब किसी को कोई भी ड्रग दिया जाता है तो उसकी वजह से उसके डीएनए के जेनेटिक एकदम से चेंज हो जाते हैं जिससे उसको मैच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर तो अब ओमकार के पापा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर राजलक्ष्मी से और क्या पूछे, लेकिन वहाँ राजीव गुलेरिया कुछ कुछ समझ रहा था राजलक्ष्मी की हर एक बात को। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब ओमकार के पापा कहते हैं कि तुम्हारी इस बात का मैं क्या मतलब समझूं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अब उन दो लोगों का आपस में क्या रिश्ता है? मुझे तो तुम्हारी बातों से बेटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे कोई किसी एक कंक्लूजन से समझा सकती हो कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ओमकार के पापा की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि अगर मैंने उस बच्चे का 5 साल का कोई सैंपल मिल जाता या फिर उस बच्चे की कोई मेडिकल हिस्ट्री तो मैं इजीली बता सकती थी कि जो दो रिपोर्ट मेरे सामने हैं उन दोनों का एक्चुअल में क्या रिश्ता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो मुझे ये दोनों आपस में बाप बेटे ही लग रहे हैं। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब ओमकार के पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ अगर मैं तुम्हें वो पहले के रिकॉर्ड अगर अरेंज करा पाया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस बच्चे के उस डीएनए का मैं उसकी उस एज के डीएनए सैंपल देने की कोशिश करता हूं जो तुमने अभी मुझसे मांगा है। ये कहते हुए ही ओमकार के पापा राजलक्ष्मी के फोन को कट कर देते हैं और फिर राजीव गुलेरिया जो कि वहां पर लाइन से ही ये सब कुछ सुन रहा था, फिर वो राजीव गुलेरिया से कहते हैं कि तुमने तो सब कुछ सुन ही लिया है, अब क्या करोगे तुम? अपने भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में फोन करता हूँ। ये कहते हुए राजीव गुलेरिया भी अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वो एक गहरी सोच में चला जाता है कि उसे आज भी अच्छी तरह से सच पता नहीं चला। राजीव गुलेरिया का दिल उसे कह रहा था कि आकाश उसका बेटा है, लेकिन उसका दिमाग इस बात को कम्प्लीटली नकार रहा था। इस बार राजीव गुलेरिया पूरी तरह से श्योर होना चाहता था कि आखिर उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। फिर वो यही सोच रहा था कि आखिर वो आकाश की कोई भी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री कहाँ से लाएगा। राजीव गुलेरिया अभी इन्हीं ख्यालों में ही था। वहां दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में चिराग और अब्दुल वो सारा ही सामान लेकर आ गए थे जो रिया ने उनसे मंगवाया था। जैसे ही वो दोनों पैलेस के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सारे ही लोग एक लाइन बनाकर खड़े हुए थे और रिया अपने दोनों ही हाथों को अपनी कमर पर रखकर सभी को ही देख रही थी। रिया ने सबसे पूछा कि कितने दिन वेस्ट हो गए हैं हमारे ऐसे ही। रिया के इस सवाल पर अब मयूर गुलेरिया कहता है कि बस 5 दिन ही तो गए हैं रिया। मयूर की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि 5 दिन वेस्ट हो गए हैं और किसी को भी टेंशन नहीं है कि कैसे सब होगा ये सब अब इतनी जल्दी। अब मैं अकेली क्या क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो पता नहीं पिछले 2 दिन से चिराग अंकल और अब्दुल चाचा कहाँ पर हैं। क्या आप में से कोई जानता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं, क्योंकि वो दोनों ही मेरे अब इस काम को कर सकते हैं। रिया के इस सवाल पर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि वो दोनों तुम्हारे जस्ट पीछे ही तो खड़े हैं, एक बार मुड़कर तो देखो। आकाश की ये बात सुनकर अब रिया पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर चिराग और अब्दुल खड़े हुए थे। रिया अब उन्हें घूर घूर कर देख रही थी और फिर अब वो चिराग और अब्दुल के पास जाकर कहती है कि पिछले 2 दिन से आप दोनों कहाँ पर थे अंकल? आपको पता है ना कि कितना सारा काम है। आज पैलेस में इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज रिया स्कूल की टीचर है और बाकी सभी उसके स्टूडेंट है। आज मयूर गुलेरिया को अपने करण अंकल को ऐसे देखकर बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही करण का एक अलग ही ऑरा देखा था। लेकिन रिया के सामने तो खुद करण भी चुपचाप खड़े थे और वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था करण को देख देख कर। तो वहीं पर आकाश गुलेरिया उसे कहता है कि भाई तेरी हंसी कंट्रोल कर, वरना रिया के जाने के बाद पापा क्या हाल करेंगे तुझे पता नहीं है। आकाश गुलेरिया को यहाँ पर बस करण गुलेरिया को ही देख देख कर डर लग रहा था कि अगर यहाँ पर पापा ने उन दोनों को हंसते हुए देख लिया तो आज उनकी क्लास पक्की है। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब मयूर उसे घूर घूर कर देखने लगता है। यहाँ रिया अपने नानू को देखकर कहती है,
नानू, क्या आपने पूरी प्लानिंग कर ली? रिया की इस बात को सुनकर अब करण जवाब देते हैं कि मैं तुम्हें कल बता दूंगा कि क्या क्या करना है, मैं कल तक फाइनल बता दूंगा। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि कोई मेरी बात को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहा है? अरे मैं कोई मजाक कर रही हूँ क्या? 5 दिन पहले ही मैंने आप सबको बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं किया। रिया की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है कि रिया देखो, तुमने जो भी मंगाया था वो हम लेकर आ गए हैं, हमने अपना काम पूरा कर दिया है। रिया ने जब चिराग के हाथ में देखा तो उसके चेहरे पर एक समाइल आ गई थी कि एटलीस्ट से चिराग अंकल ने तो उसके काम को पूरा किया है। और अब उसने कहा कि बाकी काम बाद में, पहले हम कार्ड बनाते हैं। ये कहते हुए ही रिया चिराग और अब्दुल से कहती है कि ये सारा ही सामान आप इस टेबल पर रख दो। रिया की ये बात सुनकर अब वो दोनों ही ऐसा ही करते हैं। फिर रिया कहती है हम 2 कार्ड बनाएंगे, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिंसेस लतिका के लिए इनविटेशन कार्ड होगा और दूसरा मैं अपने डैड के लिए बनाऊंगी। चलिए बहुत काम है, अभी हमें बहुत काम करना है। ये कहते हुए ही रिया सारा सामान बाहर निकालने लगती है। यहाँ करण गुलेरिया चिराग और अब्दुल से कहता है कि तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ पहले, उसके बाद हमें ज्वाइन करना। करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर चिराग और अब्दुल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ किंग के पैलेस में अनिका एक लंबी नींद से उठती है तो वो देखती है कि उसके गले के पास दर्द हो रहा है। अनिका जानती थी कि ये दर्द वही हो रहा है क्योंकि उसे वहां पर उस स्टैचू ने वो उसे मेडिसिन को इंजेक्ट किया था, लेकिन अनिका को लेकिन साथ के साथ एक ताजगी भी अपनी बॉडी में महसूस हो रही थी। अनिका अब अपने बेड से उठकर अपने कबर्ड की तरफ जाती है और अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर वापस आती है तो वो मिरर में खुद को देखती है। आज उसका चेहरा उसे कुछ अलग ही ग्लो करता हुआ नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर एक फ्रेशनेस भी साफ साफ देखी जा सकती थी। इस वक्त अनिका को देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि अनिका पिछले 5-6 दिन से सोई नहीं थी। अनिका ये सोच रही थी कि अब वो किंग से आयशा माँ के बारे में पूछेगी कि आयशा माँ कैसी हैं। वैसे तो उसे विश्वास था कि उसकी सवाती ने उसकी आयशा मारवा को बचा ही लिया होगा, लेकिन वो एक बार किंग से भी ये बात करना चाहती थी और वो अपने आप को श्योर करना चाहती थी कि उसकी आयशा मारवा पूरी तरह से ठीक हो। इसलिए वो अपने रूम से निकलकर अब सीधे ही किंग के फ्लोर पर चली जाती है तो उसने देखा कि वो स्टैचू आज कुछ गिफ्ट को रैप कर रही थी। ये देखकर अनिका को भी याद आया कि नेक्स्ट वीक तो रोहित का बर्थडे है। अनिका अब अपने मन में ही सोच रही थी कि इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा कोई एक्साइटेड होता तो वो रिया है। अभी तो उसने वहां पर पूरे ही पैलेस को अपने सिर पर उठा लिया होगा रोहित के बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए। अपने ही ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब अनिका किंग के कमरे की तरफ जाने लगती है। कुछ देर में किंग के रूम का दरवाजा को नॉक करती है तो फिर वो अंदर जाने लगती है तो वो देखती है कि किंग अपने रूम की विंडो के पास खड़े थे और किंग ने अनिका को बिना देखे ही कहा कि कल से तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्या तुम तैयार हो? किंग के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि मैं तैयार हूँ पूरी तरह से, लेकिन मुझे आपसे एक परमिशन लेनी थी। अनिका की ये बात सुनकर अब किंग उसे देखने लग जाता है। यहाँ अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि क्या मैं अपनी ट्रेनिंग के बीच में बस एक दिन के लिए रोहित से मिलने पैलेस में जा सकती हूँ क्या? अनिका की इस बात पर अब किंग समझ जाते हैं कि वो कौन से एक दिन की बात कर रही है। किंग अनिका से कहते हैं कि वो डिपेंड करेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस पर। किंग की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि ठीक है। अनिका अब किंग से पूछती है कि अब आयशा माँ कैसी हैं। अनिका के इस सवाल पर किंग कहते हैं कि अब वो ठीक हैं और सेफ भी हैं, वो जहाँ पर हैं वहाँ उसे कोई भी खतरा नहीं है। किंग की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि क्या रोहित आयशा माँ को पैलेस लेकर गया है तो वहाँ पर तो रोहित से ना जाने कितने ही सवाल पूछेंगी।
सब आखिर क्या जवाब देगा रोहित उन सब के सवालों का। अनिका की इस बात पर अब किंग कहते हैं कि रोहित अपनी माँ को अपने पैलेस लेकर गया है, मतलब किंग के पैलेस में, जो कि उसका है। वैसे तो ये पैलेस भी उसका ही है, लेकिन वो आज तक यहाँ नहीं आया है। किंग की इस बात को सुनकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि रोहित कभी मुझे वहां पर लेकर तो नहीं गया अपने उस पैलेस में, क्योंकि जिस पैलेस के बारे में किंग बात कर रहा था उसके बारे में तो खुद अनिका ने अभी किंग के मुंह से ही सुना था कि किंग का भी कोई पैलेस है। अनिका को खामोश देखकर अब किंग कहते हैं कि तुम जाओ, अभी आराम करो, या फिर फाइटर्स की फाइट को ऑब्जर्व करो, या फिर लैब में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट करो, जो मन में आए वो करो, लेकिन अभी यहाँ से जाओ। किंग की बात को सुनकर अनिका भी वहां से बाहर निकल जाती है और फिर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चली जाती है, जहां पर वो फाइटर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। कि तभी अनिका की नजर विंडो से बाहर जाती है तो वो देखती है कि कुछ फाइटर तो नदी पर ऐसे चल रहे थे मानो वो जमीन पर ही चल रहे हो, वो पानी में डूब भी नहीं रहे थे। ये देखकर तो अनिका भी एकदम से हैरान हो जाती है। अनिका बस उन्हें ही देख रही थी। तभी एक फाइटर ने अनिका को नोटिस करते हुए कहा, मैडम वो भी हमारी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। उस फाइटर की बात को सुनकर अब अनिका हैरानी से उसे देखने लग जाती है कि आखिर ये कैसे उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, कोई पानी पर भी कैसे चल सकता है। और फिर अब वो अपनी ही हैरानी से बाहर आते हुए वो फिर से उस फाइटर की फाइटिंग टेक्निक को ऑब्जर्व करने लग जाती हैं। यहाँ रोहित के पैलेस में आयशा को होश आ रहा था, जहाँ पर सावित्री आयशा को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। आयशा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने सावित्री को देखा, तो उसने सावित्री से पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि जब आयशा अपने आंखों को खोलती है तो वो देखती है कि वो किसी अनजान ही जगह पर थी, जिसको शायद उसने पहले कभी भी नहीं देखा। उसे आश्चर्य से इसलिए वो सावित्री से आखिर पूछती है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। आयशा की ये बात सुनकर अब सावित्री कहती है कि मैडम आप अपने ही घर पर हैं और आप ज्यादा मत सोचिए और आराम कीजिए। सावित्री से आयशा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। आयशा के इस सवाल पर सावित्री कहती है कि जिसकी आप जैसी मैडम हो उसे क्या ही हो सकता है, आखिर आपने ही तो मुझे बचाया है। अब आप कुछ मत कहिए और मैडम आप अभी आराम कीजिए बस, क्योंकि आप अभी ज्यादा बातें नहीं कर सकती हैं। सावित्री की ये बात सुनकर आयशा भी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि आयशा को भी खुद काफी वीकनेस अपनी बॉडी में काफी वीकनेस महसूस हो रही थी। और सावित्री अभी यहाँ पर स्वाति का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने लग जाती हैं, जो स्वाति यहाँ पर पहले से ही छोड़कर गई थी। थोड़ी देर बाद सावित्री अपना फोन लेकर आयशा से थोड़ा सा दूर वो बाथरूम में जाकर एक नंबर डायल कर देती है। वो बाथरूम में जाकर ही उस नंबर को डायल करती है ताकि यहाँ पर आयशा मारवा की सावित्री की कोई भी बात ना सुनाई दे। थोड़ी देर की रिंग बजने के बाद सामने से आवाज आती है कि तुमने फोन क्यों नहीं उठाया था। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस स्टैचू की ही थी, क्योंकि सावित्री वॉशरूम में जाकर अब उस स्टैचू को ही दोबारा फोन करती है। सामने की बात को सुनकर अब सावित्री ने कहा कि युवराज मेरे आसपास ही थे, अगर उन्हें शक हो जाता मुझ पर तो इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। वैसे भी मुझे लगता है कि उन्हें मुझ पर शक हो ही गया होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी फाइटिंग स्किल देख ली है। इतने सालों तक मैंने जो उनके सामने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी, यहाँ तक कि उस अक्षय वर्मा के सामने भी मुझे एक कमजोर बनकर आयशा मैडम के साथ रहना पड़ रहा था। तुम ही बताओ, युवराज के सामने तो खुद किंग भी नहीं आते हैं। पहले जब युवराज छोटे थे तो किंग कैसे हमेशा ही आयशा मैडम के आसपास ही नजर बनाए रहते थे, और उनकी दी हुई मेडिसिन से ही आयशा मैडम को पैनिक अटैक में से मैं शांत भी कर दिया करती थी। वो तो मैं पिछले 5-6 सालों से मारवा हाउस में मैडम के साथ शिफ्ट हो गई हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पर एक केयर टेकर बनकर रहना पड़ता है, वरना तो खुद किंग भी जानते ही हैं कि मैं कौन हूँ। भला मैं आयशा मारवा को कैसे शांत करा सकती हूँ। सावित्री की ये बात सुनकर अब वो स्टैचू कहती है कि ये सारी बातें पता है किंग तुम्हें कुछ भिजवा रहे हैं, उसे तुम आयशा मैडम को दे देना, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी, बस यही बताना था। ये कहते हुए ही अब वो स्टैचू अपना फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो किंग की तरफ देखती है।
किंग अब उससे पूछते हैं कि क्या वो पूरी तरह से ठीक हैं। किंग के इस सवाल पर वो स्टैचू कहती है कि हमारी क्वीन को होश आ गया है। ये सुनकर अब किंग भी एक राहत की सांस लेते हैं। किंग स्टैचू से कहते हैं कल से अनिका को तैयार करना है, उसे इतनी ताकत देना कि वो अब सीधा ही उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड से टक्कर ले ले तो भी जीत उसी की ही हो। मैं जानता हूँ कि वो सभी एक साथ ही उस पर अटैक करेंगे, तो अब यहाँ अनिका को भी अच्छी तरह से तैयार होना होगा। किंग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि नीचे जाकर सबको कह दो कि अनिका के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस करते वक्त वो ये ख्याल अपने मन से निकाल दे कि ये उनके युवराज की पत्नी है। उन्हें यहाँ पर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए उस प्रैक्टिस के दौरान, और उनके छोटे युवराज की माँ इससे वैसे ही ट्रेनिंग दे जैसे सभी को दी जाती है। किंग की इस बात पर वो स्टैचू कहती है कि ओके किंग, कमांड एक्सेप्टेड। ये कहते हुए ही वो स्टैचू किंग के रूम से बाहर निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ये कहने के लिए चली जाती है। जब वो वहां पर जाती है तो वो देखती है कि उसकी अनिका मैडम अभी वहीं पर ही है। यहाँ स्टैचू अभी फाइटर्स को किंग की बात को बता देती है कि किंग ने तुम लोगों के लिए ये मैसेज भेजा है, अनिका को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। जिसे सुनकर वो सभी अभी हैरानी से पहले उस स्टैचू को देखते हैं और फिर वो एक दूसरे को, क्योंकि वो जानते थे कि जो इस वक्त उनके सामने बैठी है वो कौन है और इस पैलेस में उनका क्या ही ओहदा है, क्योंकि वो यहाँ पर उनके युवराज की बीबी है। जहां तक एक तरफ सारे ही फाइटर हैरान थे तो वहीं किंग के इस डिसीजन से अनिका खुश थी, क्योंकि अनिका ने भी उस स्टैचू की बात को अच्छे से सुन लिया था। अनिका भी नहीं चाहती थी कि उसे यहाँ पर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। वहां दूसरी तरफ स्वाति के गुफा में स्वाति मल्होत्रा ने भी रोहित मारवा से कह दिया था कि कल से मैं खुद तुम्हें ट्रेंड करूंगी। रोहित, मैं जानती हूँ कि तुम खुद एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन अपने दुश्मनों की ताकत को तुमने भी देख ही लिया है अभी। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब रोहित को कहती है कि इस जंगल को ध्यान से देख लो, क्योंकि यहीं से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। कल से तुम्हें तुम्हारे बूढ़े बाबा तैयार करेंगे। जिस दिन तुमने इन्हें हरा दिया उसके बाद मैं खुद तुम्हें ट्रेंड करूंगी। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अपनी गुफा से बाहर चली जाती है। यहाँ रोहित मारवा अपने आसपास के एरिया को बड़े ही अच्छे से ध्यान से देख रहा था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने कुद्दू से उसे ऑब्जर्व करने के लिए कहा था। तो वहीं रोहित मारवा के पैलेस में रिया रोहित और अनिका के रूम में जाती है और वो उनके रूम के दरवाजे को नॉक करती है तो वो देखती है कि सामने से एनी ने दरवाजा खोला। रिया जल्दी से अंदर आती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है और वो जॉन के पास जाकर कहती है अब मोम और डैड तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि अगर वो दोनों डैड के बर्थडे के दिन यहाँ नहीं आए तो मैं दोनों से ही बात नहीं करूंगी। ये कहते ही वे ही रिया अनिका और रोहित के कमरे से बाहर निकल जाती है, क्योंकि रिया की यही विश थी कि जिस दिन उसके डैड का बर्थडे हो उस दिन यहाँ पर उसके मोम और डैड दोनों यही पैलेस में ही होने चाहिए। यहाँ एनी ने रिया की इस बात को स्वाति तक पहुँचाने की सोची, तभी एनी ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करते हुए कहा कि इस बात को आप अनिका मैडम तक पहुँचा दीजिएगा और साथ के साथ आप रोहित सर को भी इसके बारे में बता दीजिएगा। ये मैसेज सेंड करते ही एनी अब जॉन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो हमें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में मिला है हमें उसे बॉस तक पहुंचा देना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब एनी और जॉन वहां पर बेसमेंट में गए थे तो उन्हें बेसमेंट में कुछ मिला था। एनी के इस सवाल पर जॉन जवाब देता है कि अभी नहीं, मुझे लगता है कि अब हमें सिर्फ बॉटनी डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि हमें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पर भी नजर रखनी होगी। जॉन की ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि भूमिका को भी कुछ मिला है, अब तो बस रोहित सर और अनिका मैडम यहाँ पर आ जाएं और फिर वही दोनों डिसाइड करेंगे कि आखिर इनका करना क्या है। वहां दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा की गुफा में स्वाति अपने सिस्टम पर ही काम कर रही थी कि तभी उसे एनी का भेजा हुआ मैसेज आया। जब स्वाति मल्होत्रा ने उस मैसेज को पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। स्वाति मल्होत्रा अपने उन ख्यालों में चली गई थी कि कैसे स्वाति को करण से मिलने के लिए छुट्टी चाहिए थी और किंग उसे छुट्टी नहीं दे रहा था। यहाँ स्वाति मल्होत्रा यही सोच रही थी कि क्या किंग अनिका को पैलेस आने देगा, क्योंकि जब खुद स्वाति मल्होत्रा किंग के साथ काम करती
की थी तो किंग ने उस समय स्वाति को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था यहाँ पर वापिस आने के लिए। इसलिए अभी स्वाति यही सोचती है कि पता नहीं किंग अब अनिका को भी आने देगा या नहीं, क्योंकि अनिका अभी यहाँ पर किंग की छाया के नीचे थी। स्वाति अभी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी वो सोचती है कि एटलीस्ट वो रिया की विश अनिका तक पहुंचा तो दे, इसलिए इसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसलिए स्वाति अब अपने गुफा से बाहर निकलकर बाहर आ जाती है और वो अपने गरुड़ से कहती है कि तुम्हें वहां पर जाना है। और फिर वो गरुड़ की आंखों में देखती है और उसे रिया की विश बता देती है और वो कहती है कि ये बात सिर्फ अनिका को ही बता देना। गरुड़ अब स्वाति की बात को सुनकर अब आसमान में अपनी उड़ान भरने लगता है। यहाँ स्वाति रोहित को देखती है तो रोहित मारवा अपने पूरे आसपास के एरिया को चेक कर रहा था और बूढ़े बाबा रोहित के साथ थे। स्वाति मल्होत्रा ने दोनों से कहा कि अभी जल्दी डिनर फिनिश करके सो जाना, कल जल्दी उठना है। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। यहाँ बूढ़े बाबा और रोहित दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं और फिर वो दोनों भी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ किंग के पैलेस में अनिका अपने रूम में बैठी हुई थी। वो अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर वो किंग के दिए हुए चैलेंज को कैसे जीते के तभी उसकी नजर वहां पर आसमान से आ रहे उसी गरुड़ पर जाती है। तो वो जो किंग के कमरे की तरफ जा रहा था, अनिका उसे देखकर अपनी बालकनी में आ जाती है। यहाँ गरुड़ किंग को स्वाति की इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो किंग से परमिशन ले रहा था कि क्या वो इसे अनिका तक पहुंचा दे या नहीं। गरुड़ के इस सवाल पर किंग हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि भले ही उस मैसेज को स्वाति मल्होत्रा ने भेजा था लेकिन गरुड़ पहले उसकी परमिशन किंग से लेना चाहता था। गरुड़ भी अब अनिका की बालकनी की तरफ आ जाता है और फिर वो अनिका की आंखों में देखता है। अनिका भी अब उस गरुड़ की आंखों में देखकर उसे मैसेज को डिकोड कर लेती है जो उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था। अनिका अब गरुड़ से कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि किंग मुझे जाने की परमिशन दे दे। अनिका की इस बात पर अब गरुड़ भी वहां से आसमान की तरफ जाने लगता है। यहाँ अपने रूम की बालकनी में अनिका भी यही सोच रही थी कि अगर उसे रोहित के बर्थडे में वहां जाना है तो उसे किंग को मनाना ही होगा और उसके लिए अनिका को जल्द से जल्द इस फाइटिंग टेक्निक को सीखना होगा, क्योंकि जब तक किंग के कहे अनुसार जब तक अनिका इस स्किल को नहीं सीख लेती तब तक किंग उसे यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। और जब अनिका ने भी किंग से इस बारे में बात की थी तो किंग ने साफ साफ शब्दों में ही कह दिया था कि वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर ही पता चलेगा कि तुम वहां पर उस दिन जा पाओगी या नहीं। इसलिए अनिका अभी बस यही सोचती है और वो अपने आप में ही कहती है कि अब जल्द से जल्द उसे इस काम को पूरा करना ही होगा।